नमस्कार प्यारे दोस्तों, फॉर्मूला रिवीजन सीरीज में आज अपन बात करने वाले हैं ठोसों के यांत्रिक गुण यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? प्रत्यास्थता की। प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उस पर आरोपित विरूपक बल हटा लेने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था में आने की कोशिश करता है या आ जाता है, तो इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। अब बात करते हैं प्रतिबल की। तो प्रतिबल क्या होगा? प्रतिबल होगा आंतरिक प्रतिक्रिया बल या फिर आंतरिक प्रत्यानयन बल बटा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यानी F इंटरनल बटा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A। अब अपन जानते हैं कि साम्यावस्था की अवस्था में आंतरिक प्रत्यानयन बल या आंतरिक प्रतिक्रिया बल का मान बाह्य बल के बराबर होता है। तो साम्यावस्था पे अपन ऐसा लिख सकते हैं कि F इंटरनल F एक्सटर्नल के बराबर होगा, तो इंटरनल की जगह F एक्सटर्नल बटा A लिख दिया। लेकिन जो परिभाषा होती है प्रतिबल की वो यही होती है कि आंतरिक प्रतिक्रिया बल बटा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यानी प्रतिबल जो उत्पन्न होता है वो आंतरिक बलों के कारण उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। तो ऊपर बल है तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर यानी आप मीटर का -2 लिख सकते हैं, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। विमा की बात करें तो F की विमा होगी mLt-2 बटा में A की विमा होगी L2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो m1 L-1 और T-2 आ जाएगा। तो ये आपकी विमा होगी। अब बात करते हैं आगे प्रतिबल के प्रकारों की। प्रतिबल के प्रकार में सबसे पहले बात करते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य वर्ड इसलिए लिया है कि जो बल लगाएंगे वो लंबाई के अनुदिश लगेगा, तो इसलिए इसको अनुदैर्ध्य प्रतिबल बोला। अब अपन देखते हैं कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल के दो प्रकार होते हैं, एक तनन प्रतिबल और एक संपीड़न प्रतिबल। तनन प्रतिबल उसको बोलेंगे कि वो बल लगाने पर वस्तु की लंबाई में वृद्धि हो तो उसको तनन प्रतिबल बोलते हैं। जैसे अपन कह सकते हैं कि ये द्रव्यमान m है, इससे टांगने से इसके तार की लंबाई में वृद्धि होती है, तो यहाँ पे तनन प्रतिबल होगा और उसका मान कितना होगा? F बटा A। यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि ये छड़ है, इस पे अपन ने बल लगाया कैपिटल F जिससे इसकी लंबाई में वृद्धि हुई, तो अपन कह सकते हैं कि साम्यावस्था की अवस्था में आंतरिक प्रत्यानयन बल और बाह्य बल क्या होंगे? बराबर होंगे, तो उस केस में प्रतिबल लिख पाएंगे F बटा A। अब बात करते हैं संपीड़न प्रतिबल की। तो वस्तु की लंबाई में कमी होने पर उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल को ही संपीड़न प्रतिबल कहते हैं। इसका मान भी आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं F बटा A, और A होगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये वाला, तो इसका भी प्रतिबल आ जाएगा F बटा A। तो पहला प्रकार खत्म होता है। अब देखते हैं आगे आयतन प्रतिबल। आयतन प्रतिबल के नाम से ही पता लग रहा है कि किसी भी वस्तु पे प्रतिबल आरोपित करने पर उसके आयतन में कमी हो तो उसको आयतन प्रतिबल बोलते हैं। यहाँ भी देखिए घन है, घन पे अपन ने बल लगाया एक समान रूप से, तो जिसकी वजह से अपन कह सकते हैं इसकी आयतन में क्या होगी? कमी होगी। यहाँ पे अपन बल कह सकते हैं सतह के लंबवत है, इसलिए यहाँ पे F परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे अपन कहीं गोलाकार वस्तु पे बल लगा होगा तो इसका आयतन पहले यहाँ था इतना, फिर ये डॉट वाली लाइन तक यहाँ तक कम हो गया। बल जो लगाया हुआ है परपेंडिकुलर लगाया, तो इस वजह से आयतन प्रतिबल कह सकते हैं F परपेंडिकुलर बटा A, जिसका मान P यानी दाब के बराबर होता है। ठीक है, दाब जो उत्पन्न होता है वो बाह्य बलों के कारण होता है, लेकिन साम्यावस्था में अपन कह सकते हैं कि बाह्य और आंतरिक बराबर हो जाते हैं, तो इसलिए इनको बराबर लिख देते हैं। अब बात करते हैं अपरूपण प्रतिबल। तो दो प्रतिबल पढ़े पहले। अनुदैर्ध्य प्रतिबल लंबाई में वृद्धि या कमी से होता है। आयतन प्रतिबल आयतन में कमी या आयतन में चेंजेस होने से होता है। अपरूपण प्रतिबल क्या होता है कि उसकी आकृति में चेंजेज होते हैं, उसको अपरूपण प्रतिबल बोलते हैं। अपन कह सकते हैं कि पहले ये जो बॉक्स है वो इस तरीके से है। अब अपन क्या करते हैं कि इसकी सतह के समांतर इस तरीके से एक बल लगाते हैं जिसका मान F है, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है कि इस तरीके से झुकाव उत्पन्न होता है फाई कोण का। तो ये जो उत्पन्न हुआ है इसकी आकृति में जो परिवर्तन हुआ है उसी को परिवर्तन करने के लिए जिम्मेदार प्रतिबल है, उसी का नाम अपरूपण प्रतिबल है। अपरूपण प्रतिबल का सूत्र होगा F टेंजेंशियल। टेंजेंशियल को मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि F स्पर्शी बटा में एरिया, और एरिया कौन सा लेंगे आप? एरिया ये वाला लेंगे, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी समांतर वाला, तो ये वाला इसमें क्षेत्रफल होगा, तो F टेंजेंशियल बटा A। तो इस तरीके से अपन ने तीनों प्रकार के प्रतिबल को पूरा किया। देखिए अब पढ़ते हैं एक होता है भंजन प्रतिबल। भंजन प्रतिबल को परिभाषित करेंगे तो अपन कह सकते हैं कि भंजन प्रतिबल को कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस, यानी पदार्थ को तोड़ने के लिए आवश्यक प्रतिबल भंजन प्रतिबल कहलाता है। भंजन प्रतिबल का सूत्र तो वही होगा F बटा A। F क्या होगा? वस्तु को तोड़ने के लिए आवश्यक बल। भंजन प्रतिबल की निर्भरता अपन देखें तो कह सकते हैं कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ताप पर करता है और अशुद्धि पर करता है। भंजन प्रतिबल अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी मोटाई और आरोपित बल पर निर्भर नहीं करता। ये क्यों नहीं करता अपन यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए लोहे का तार है, एक तार यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि तार मोटा है और एक तार है वो पतला है, लेकिन दोनों तार लोहे के हैं, तो ये भी तार आयरन का है और ये भी तार आयरन का है, तो अपन कह सकते हैं पदार्थ दोनों का सेम है, तो भंजन प्रतिबल दोनों का सेम होना चाहिए। ब्रेकिंग स्ट्रेस बोलें तो BS1 बोल सकते हैं जिसका मान होगा F1 बटा A1।
इसी तरीके से आप BS2 बोल सकते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेस 2 F2/A2। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि तार मोटा है तो प्रतिबल जो लगाना पड़ेगा वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे अपन क्षेत्रफल भी कहेंगे कि इसका ज़्यादा है। यहाँ पे अपन बात करें तार पतला है तो बल कम लगाना पड़ेगा, तो एरिया भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जैसे 8/8 है तो उत्तर 1 आया, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं 2/2 का उत्तर भी 1 आएगा, तो भंजन प्रतिबल का मान सेम होगा। यहाँ पे अपन ये पॉइंट कह सकते हैं कि भंजन प्रतिबल का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, उसकी मोटाई और आरोपित बल पर निर्भर नहीं करता। लेकिन जो बल है, बल अलग चीज़ है और भंजन प्रतिबल अलग चीज़ है। तो भंजन प्रतिबल की निर्भरता मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो पता ही है कि मोटे तार को तोड़ने के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या पूछ सकता है कि भंजन प्रतिबल किस पे निर्भर करता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए अपन कहेंगे प्रतिबल जब लगाएंगे तो विकृति उत्पन्न होगी। तो विकृति क्या होता है, विकृति अपन कह सकते हैं कि वस्तु के विन्यास में परिवर्तन बटा में वस्तु का मूल विन्यास। यहाँ पे विकृति का जो है अपन बात करें, 3 प्रकार की विकृति होंगी, जिसमें पहला जैसे अनुदैर्घ्य प्रतिबल था तो उसके रिगार्डिंग अनुदैर्घ्य विकृति होगी। अनुदैर्घ्य विकृति का फॉर्मूला होगा वस्तु की लंबाई में परिवर्तन बटा वस्तु की प्रारंभिक लंबाई यानी ΔL/L। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो विकृति है ना, वो विकृति एक विमाहीन राशि है। विकृति एक विमाहीन और मात्रकहीन राशि है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ΔL/L है तो ऊपर भी लंबाई है नीचे भी लंबाई है, तो मात्रकहीन और विमाहीन राशि। अनुदैर्घ्य विकृति केवल ठोसों के लिए संभव है। कारण क्या है कि जैसे ठोस है उसकी लंबाई में वृद्धि और कमी होती है। द्रव और गैस के लिए लंबाई में वृद्धि और कमी परिभाषित नहीं करते, उनके लिए आयतन में कमी और वृद्धि अपन परिभाषित करते हैं, ठीक है। ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आयतन विकृति। तो आयतन विकृति होगा वस्तु के आयतन में परिवर्तन बटा वस्तु का प्रारंभिक आयतन या ΔV/V। तो ये आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपरूपण विकृति की। अपरूपण विकृति में अपन ने बल लगाया, ये स्पर्शी बल है F। तो स्पर्शी बल ने इस जो ये गुटका था इसको इस तरीके से किसी कोण फाई पे झुका दिया, तो अपन कह सकते हैं कि अपरूपण विकृति है उसका जो मान है वो tan फाई होगा। और tan फाई बड़े आराम से लिख सकते हैं x/L। यदि फाई जो बहुत छोटा हो, फाई बहुत छोटा हो, फाई क्या हो, बहुत छोटा हो, तो उस केस में अपन tan फाई जो है वो क्या लिख सकते हैं, tan फाई को फाई लिख सकते हैं लगभग ना, और फाई का मान किसके बराबर आ जाएगा, x/L के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपरूपण विकृति हो गया। तो इस तरीके से 3 प्रतिबल हो गए, 3 विकृति हो गए। अब बात करते हैं इनको आपस में संबंधित करने की। तो इसके लिए अपने को पढ़ना पड़ेगा हुक का नियम। तो हुक का नियम क्या कहता है, देखिए हुक के नियम के अनुसार अपन कह सकते हैं यदि विरूपण अल्प हो तो किसी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल उसके संगत विकृति के समानुपाती होता है, यानी प्रत्यास्थ सीमा के अंदर प्रतिबल समानुपाती विकृति होगा, यही हुक का नियम है। यानी प्रतिबल बटा विकृति नियत होगा और इसका मान प्रत्यास्थता गुणांक E के बराबर होगा। तो यहाँ पे अपन हुक का नियम देखें तो प्रत्यास्थ सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होगा, ये इसका नियम है। और प्रतिबल बटा विकृति का मान नियत होगा और इसका मान E होगा। E यहाँ पे आपका प्रत्यास्थता गुणांक होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि प्रतिबल और विकृति का जो ग्राफ है उसका जो ढाल है वो आपको प्रत्यास्थता गुणांक प्रदान करने वाला है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं ग्राफ क्या है, यहाँ पे लिखा है प्रतिबल, यहाँ पे क्या लिखा है प्रतिबल, और यहाँ पे क्या लिखा है विकृति, यहाँ पे लिखा है विकृति। ग्राफ कैसे बनेगा, तो अपन कह सकते हैं कि प्रतिबल बराबर में है E गुणा में विकृति, E गुणा में विकृति। तुलना करें y बराबर mx से, तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ का जो ढाल है, देखिए y बराबर mx है तो सरल रेखा बनेगी ऐसे। तो यहाँ पे जो ढाल है वो यहाँ से लेंगे, और ढाल जो होगा वो tan थीटा होता है, और tan थीटा का मान यहाँ से किसके बराबर होगा, E होगा। लेकिन ध्यान रखिए थीटा कहाँ से लिया है, विकृति अक्ष से लिया है, विकृति अक्ष से लिया है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्रतिबल और विकृति जो ग्राफ है उसका जो ढाल है वो आपको प्रत्यास्थता गुणांक E का मान प्रदान करेगा। अब बात करते हैं कि E की निर्भरता किस किस पे, तो E का मान जो है वो पदार्थ पे यानी वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, अशुद्धियों पर निर्भर करता है और तापमान पर भी निर्भर करता है। लेकिन जो E का मान है वो प्रतिबल और विकृति पर निर्भर नहीं करता। E का मान जो है वो प्रतिबल और विकृति पर निर्भर नहीं करता। तो अपन कह सकते हैं कि जो प्रत्यास्थता गुणांक है वो पदार्थ का गुणधर्म है। ये बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार, जिसमें सबसे पहले है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक को y से दर्शाते हैं। अब देखिए अपन एक नंबर क्या पढ़ा था, अनुदैर्घ्य प्रतिबल पढ़ा था, एक नंबर अनुदैर्घ्य विकृति पढ़ा था। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो आपका है वो अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटा अनुदैर्घ्य विकृति है। अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटा अनुदैर्घ्य विकृति है। अनुदैर्घ्य प्रतिबल को अपन ने लिखा था F/A और अनुदैर्घ्य विकृति को लिखा था ΔL/L। इसको सॉल्व किया जा सकता है, FL बटा में ΔL × A हो जाएगा। y के मात्रक की बात करें तो y का मात्रक अपन कह सकते हैं कि विकृति तो मात्रक हीन हो गया, तो y का मात्रक वही होगा जो प्रतिबल का होगा, और प्रतिबल का मात्रक
न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल कह सकते हैं। विमा की बात अपन करें तो विमा अभी फाइंड करके आए थे कि वाई की विमा वही होगी जो प्रतिबल की विमा होगी, और प्रतिबल की विमा बल बटा में ए होगा, तो वो अपन फाइंड कर चुके हैं। आगे पॉइंट देखें तो वाई केवल ठोसों के लिए परिभाषित होता है, क्योंकि अपन डेल्टा एल बटा एल अभी पढ़ के आए कि केवल ठोसों के लिए परिभाषित होता है, इसलिए वाई भी ठोसों के लिए परिभाषित होता है। द्रव और गैस के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक शून्य होता है, क्योंकि उसमें विकृति उत्पन्न करने के लिए कोई प्रतिबल की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसलिए द्रव तथा गैसों के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान शून्य होता है। आदर्श दृढ़ वस्तु के लिए वाई का मान अनंत होता है, क्योंकि आदर्श दृढ़ वस्तु के लिए विकृति यानी डेल्टा एल बटा एल का मान क्या होगा, शून्य होगा। तो वाई अपन जानते हैं कि वाई क्या होता है, प्रतिबल बटा विकृति होती है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे विकृति होगी नहीं, क्योंकि वस्तु कैसी है, आदर्श दृढ़ वस्तु है, तो उसमें विकृति का मान शून्य होगा, तो वाई का मान अनंत होगा। तो इस तरीके से अपन ने बेसिक पॉइंट देखे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक ग्राफ और आता है भार तथा विस्तार के बीच ग्राफ। तो भार तथा विस्तार के मध्य ग्राफ पढ़ने के लिए अपन वाई देख के आए, तो अपन कह सकते हैं कि जो प्रतिबल एफ बटा ए है वो समानुपाती होता है डेल्टा एल बटा एल के, और समानुपाती हटाएंगे तो वाई लग जाएगा। तो ये संबंध अपन अभी देख के आए, ठीक है। उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है वाई बराबर में एफ बटा ए बटा में डेल्टा एल बटा एल, या फिर इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अपने ग्राफ बनाना है भार तथा विस्तार के मध्य, तो अपन इसको एफ एक तरफ रख लेते हैं, बाकी देखिए ए वाई बटा एल, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि डेल्टा एल। यहाँ पे ये भार है आपका और ये आपका विस्तार है। इसकी तुलना कर लेते हैं एफ बराबर के एक्स से। तो एक क्वेश्चन तो बन गया कि आप इसमें तुलना करते हैं तो जो स्प्रिंग नियतांक है उसका मान किसके बराबर आता है, तो आपका उत्तर आता है ए वाई बटा एल। तो यहाँ से तुलना करने से के प्राप्त हुआ, और के आपका क्या है, तुलनात्मक अध्ययन से अपने को मिला है स्प्रिंग नियतांक, जो कि किसके बराबर आया, ए वाई बटा एल के बराबर आए। तो एक तो क्वेश्चन ये बन गया। एक मैं बात करूँ कि इसका तुलना करें, तुलना किससे करें, वाई बराबर एम एक्स से। तो अपन कह सकते हैं कि बाहर यहाँ पे ले लिया, विस्तार यहाँ पे ले लिया है, तो बाहर इधर ही रखा और विस्तार इधर ही रखा। तो इसका जो ढाल है वो ढाल आपका के बराबर है, और के आपका किसके बराबर है, ए वाई बटा एल के बराबर है। तो आप कह सकते हैं भार और विस्तार का जो ढाल होगा वो tan थीटा होगा, और tan थीटा का मान ए वाई बटा एल होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं कि एक ये सिंपल सा क्वेश्चन अपने को समझाना चाह रहा है कि जब m द्रव्यमान की वस्तु l लंबाई r त्रिज्या यंग प्रत्यास्थता गुणांक y के द्रव्यमानहीन या द्रव्यमान रहित तार से लटकाया जाता है, तो तार की लंबाई में वृद्धि क्या होगी। तो ध्यान से समझिए कि यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि एक तार है, ये तार है, इस तार से एक गुटका लटकाया गया है, उस गुटके का द्रव्यमान m है। यहाँ पे इस तार का कोई द्रव्यमान नहीं है, द्रव्यमानहीन माना है। लंबाई की बात करिए इस तार की l है, त्रिज्या की बात करिए वो r है, और यंग प्रत्यास्थता गुणांक आपका y है, ठीक है। अब अपने को बताना है कि डेल्टा एल क्या होगा। तो अपन जानते हैं कि f बटा ए बराबर में y और डेल्टा एल बटा एल। तो यहाँ से अपन डेल्टा एल का मान निकालें तो डेल्टा एल आपको प्राप्त होगा एफ एल अपॉन ए वाई। तो यहाँ पे f बल कितना होगा, तो अपन कहेंगे बल तो mg होगा। इसका लंबाई कितना होगा, तो l होगा। क्षेत्रफल की बात करें तो पाई आर स्क्वायर होगा इंटू वाई होगा। तो ये इसका उत्तर आ गया। इसी क्वेश्चन से अपन कहते हैं कि स्वयं के भार के कारण तार की लंबाई में वृद्धि क्या होगी। यहाँ पे अपन एक ऐसा तार लेते हैं जिसका खुद का द्रव्यमान m है, उसकी लंबाई l है, उसकी त्रिज्या r है, तब स्वयं के भार के कारण उसके लंबाई में वृद्धि क्या होगी। तो अपन कहते हैं कि भाई इस क्वेश्चन को अपन इसी से करेंगे। अपन कहेंगे कि इसका संपूर्ण द्रव्यमान गुरुत्व केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास पे मान लेंगे। तो संपूर्ण द्रव्यमान सेंटर ऑफ मास पे मान के अपन कह सकते हैं जो तार है उसका संपूर्ण द्रव्यमान कैपिटल M जो है वो यहाँ पे है, और ये जो तार है वो द्रव्यमानहीन है। तार कैसा है, द्रव्यमानहीन है, और ये द्रव्यमानहीन तार है, उसकी लंबाई कितनी होगी, तो आपका उत्तर होगा l/2 होगी। अब आपको विस्तार चाहिए तो आप दोबारा जा सकते हैं कि डेल्टा एल बराबर में एफ एल अपॉन ए वाई। ये तो एक प्रकार का सूत्र है, इस सूत्र के अंदर अब रखने जा रहे हैं मान। तो अपन कह सकते हैं भाई f कितना होगा, तो आपका उत्तर होगा m इंटू जी। बोला लंबाई कितना होगा, वो तो अपन कह सकते हैं कि इसका लंबाई तो l/2 होगा। बटा में क्षेत्रफल की बात करें तो a रख देते हैं, और गुणा में y, तो उत्तर आ जाता है mgl बटा में 2ay। इसको आगे सॉल्व भी किया जा सकता है, जैसे m को क्या लिख सकते हैं कि रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो ये हो गया मास, रो इंटू वॉल्यूम, जी का जी, एल का एल, बटा में 2, ए को लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, और वाई का वाई। पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो ये आ रहा है रो जी एल स्क्वायर बटा में 2y। तो इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। तो स्वयं के भार के कारण तार की लंबाई में वृद्धि अपन ने देख ली।
चलिए आगे देखते हैं। पहला अपना खत्म हो गया कौन सा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। अब बात करते हैं नंबर 2 की, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। भाई आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के लिए आयतन प्रतिबल बटा में आयतन विकृति लिखो। तो आयतन प्रतिबल क्या बढ़ाया था, एफ बटा ए, और आयतन विकृति बढ़ाया था डेल्टा वी बटा वी। एफ बटा ए को अपन लिख सकते हैं दाब में परिवर्तन डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बटा वी, और एक माइनस चिन्ह आया तो ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि प्रतिबल में वृद्धि करने से आयतन में कमी होती है, इसलिए अपन ने माइनस लगा दिया। यदि अपन ये बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाएंगे तो आयतन में तो कमी होगी ना, तो ये धनात्मक है तो ये ऋणात्मक है, तो एक ऋणात्मक अपनी तरफ से लगा दें तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। बात करते हैं इस बी के मात्रक की। तो बी का मात्रक देखिए, ये तो है मात्रकहीन। यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि दाब है उसका मात्रक न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं या पास्कल भी लिख सकते हैं। बी जो है वो ठोस, द्रव और गैस के लिए परिभाषित है। जो बी है ना वो अपन कह सकते हैं कि ठोस, द्रव और गैस तीनों के लिए परिभाषित है। अब बात करते हैं संपीड्यता। संपीड्यता जो होती है ना वो अपन कह सकते हैं कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को पदार्थ की संपीड्यता कहते हैं। तो संपीड्यता की बात करूं तो सी बराबर में मैं कह सकता हूं 1/b। अब बी का अपन ने मात्रक देखा, पास्कल देखा, तो सी का मात्रक क्या होगा, पास्कल इनवर्स होगा। या बी का मात्रक देखिए न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, तो सी का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर बटा न्यूटन, मीटर स्क्वायर बटा न्यूटन। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं ये संपीड्यता हुई और ये आपका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक हुआ। कई बार इसमें क्वेश्चन आते हैं गहराई पे जाते हैं, तो अपन यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ पे दाब P0 है, यहाँ पे दाब P0 प्लस रो जी एच है, तो दाब में परिवर्तन कितना हो गया, रो जी एच हो गया। तो डेल्टा पी की जगह कई बार रो जी एच भी लिखते हैं क्वेश्चन करने के लिए। इसके क्वेश्चन काफ़ी अच्छे बनते हैं, आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं, PY क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 की बात कर लेते हैं, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक या जिसको दृढ़ता गुणांक बोलते हैं। तो इसमें 3 नंबर होता है, अपरूपण प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति। अपरूपण प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति। तो अपरूपण प्रतिबल देख के आए थे एफ टेंजेंशियल बटा ए, और यहाँ पे अपन फाई यानी tan फाई भी बोल सकते हैं, और फाई जब छोटा हो तो ओनली फाई लिख सकते हैं, जिसका मान अपने पास आया था x बटा एल। तो x बटा एल भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक या दृढ़ता गुणांक भी अपन परिभाषित कर सकते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से ये भी परिभाषित हो गया। तो तीनों के तीनों अपन ने 3 प्रतिबल देखे, कौन कौन से। पहला प्रतिबल अनुदैर्ध्य प्रतिबल, दूसरा आयतन प्रतिबल, तीसरा अपरूपण प्रतिबल। इसके 3 ही विकृति देखी और इसके 3 ही गुणांक देखे, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ता गुणांक या अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा करेंगे, आपको चीज़ें उतनी ही ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बोला है कि तार को खींचने में किया गया कार्य या खींचे हुए तार की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसकी तुलना मैं स्प्रिंग से करूंगा, क्योंकि स्प्रिंग का केस अपने को आता है। तो स्प्रिंग के अंदर जो ऊर्जा संचित होती है उसका सूत्र होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं एफ स्क्वायर बटा 2k, या फिर आप लिख सकते हैं एफ एक्स बटा 2। ये इसके सूत्र होते हैं। और आपने अभी देखा कि जो भार और विस्तार के मध्य जो ग्राफ बनाया था वहाँ से आपने पता करा था कि k बराबर तो ए वाई बटा एल होता है, और डेल्टा एल जो विस्तार होता है उसको अपन यहाँ पे x से दर्शा सकते हैं। तो कह सकते हैं ये तो स्प्रिंग का हो गया। तो स्प्रिंग से तुलना करते हुए अपन तार के लिए लिख सकते हैं। तो तार के लिए लिखें तो अपन कह सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा है उसका नाम होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो 1/2 का 1/2, k की जगह आप कॉपी कर सकते हो ए वाई बटा एल, और x की जगह डेल्टा एल का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से एफ स्क्वायर बात करें तो एफ स्क्वायर ही रहने देते हैं, बटा में 2, और k की जगह रख देते हैं ए वाई बटा एल। इसी तरीके से यहाँ पे एफ एक्स की जगह लिख सकते हैं डेल्टा एल बटा में 2। ठीक है, इस तरीके से आ गया। इस फॉर्मूले को थोड़ा और अच्छे से बनाएं तो इस फॉर्मूले की सहायता अपन और लेते हैं, और इसको ध्यान में रखते हुए और अच्छा फॉर्मूला लिखते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अपन कह सकते हैं जो एफ डेल्टा एल बटा 2 है ना, उसको लिखने का तरीका बदलते हैं। 1/2 बाहर ले आते हैं, एफ को यहाँ लिख लेते हैं, डेल्टा एल को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए कुछ चेंजेज अपन यहाँ पे करेंगे। कैसे करेंगे, देखो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, ए का भाग लगा देते हैं, यहाँ पे अपन एल का भाग लगा देते हैं। जब भाग ए और एल का हो गया तो गुणा भी अपने को करना पड़ेगा ए और एल का। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो एफ बटा ए क्या है, प्रतिबल है, डेल्टा एल बटा एल क्या है, विकृति है, और ये क्या है, आपका आयतन है। तो इसका सूत्र आ गया 1/2 प्रतिबल, ये क्या आ गया, प्रतिबल, गुणा में ये क्या आ गया, विकृति, और ये क्या आ गया आपका आयतन। तो इस तरीके से एक फॉर्मूला ये भी आपके पास आ गया कि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति गुणा आयतन, 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति गुणा आयतन।
ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी याद रखें। तो यहाँ पे ये 3 फॉर्मूले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपन स्प्रिंग में पढ़ते भी हैं, ये याद होंगे तो आप ये तीनों के तीनों लिख सकते हैं। जिसमें नीट में क्वेश्चन जो पूछा गया है वो तीसरे आखिरी का पूछा गया, एफ डेल्टा एल बटा 2, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा घनत्व। कह रहे हैं कि तार में संचित प्रति एकांक आयतन स्थितिज ऊर्जा, इसको अपन कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, जिसका मान होता है जो अभी एनर्जी फाइंड करा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय आयतन। तो इसको अपन ने अभी देखा कि इसका जो मान था ना वो 1/2 प्रतिबल था, गुणा में विकृति था और गुणा में आयतन भी था। तो अपन कह सकते हैं कि 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति गुणा आयतन। तो आप कह सकते हैं आयतन से आयतन तो क्या होने वाला है, कैंसिल आउट होने वाला है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो डेंसिटी है उसका सूत्र आ गया 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये आपका स्थितिज ऊर्जा का नहीं है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा घनत्व का 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति। अब अपन एक ये भी जानते हैं कि y बराबर में क्या लिखते हैं कि प्रतिबल बटा विकृति लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रतिबल बटा विकृति लिख सकते हैं। अब ये क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को या तो पूरा प्रतिबल में बदलेंगे या फिर पूरा विकृति में बदलेंगे। तो 1/2 प्रतिबल की जगह आप क्या लिख सकते हैं, देखो प्रतिबल की जगह आप लिख सकते हैं y गुणा विकृति। तो यहाँ पे आप चेंज करेंगे तो y गुणा विकृति का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला तो ये बन गया। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं 1/2 है, प्रतिबल की जगह आपने चेंज कर दिया, तो इस बार आप प्रतिबल का प्रतिबल ही रखना चाहते हैं, बट विकृति की जगह क्या लिखना चाहेंगे, विकृति की जगह लिखा जाएगा प्रतिबल बटा y, प्रतिबल बटा y। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि प्रतिबल का होल स्क्वायर बटा में 2y। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन आया तो इस तरीके से आया कि प्रतिबल को इन्होंने s स्क्वायर से दर्शा दिया और s स्क्वायर बटा 2y आया। तो 3 फॉर्मूले यहाँ पे बन गए किसके, स्थितिज ऊर्जा घनत्व के, 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति, या फिर 1/2 y गुणा विकृति का होल स्क्वायर, या फिर प्रतिबल का होल स्क्वायर बटा 2y। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा फास्ट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अपन फॉर्मूलाज देख रहे हैं, तो थोड़ा फास्ट तो अपने को पढ़ना पड़ेगा। यदि आपकी थ्योरी अच्छी है, बेसिक अच्छे हैं, तो आप इसमें अच्छे से जल्दी से रिविजन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि नीट के लिए इंपॉर्टेंट या जेई के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका लास्ट सेगमेंट देखते हैं, प्रतिबल विकृति वक्र। और ये जो ग्राफ देख रहे हैं वो ठोस के लिए देख रहे हैं। ठीक है, ठोस के लिए या एक धातु के तार के लिए अपन ये प्रतिबल विकृति ग्राफ देख रहे हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि प्रतिबल लिया है अपन ने और यहाँ पे अपन ने विकृति लिया है। जब अपन ग्राफ बनाते हैं तो कहते हैं कि इस वाली जगह पे प्रतिबल 0 आरोपित किया तो विकृति भी 0 होगी, तो ग्राफ चालू होगा 0 0 से, यानी प्रतिबल ही 0 होगा तो विकृति तो 0 होनी है। तो यहाँ पे प्रतिबल है और यहाँ पे विकृति है, स्टार्टिंग होगी 0 0 से। आप कह सकते हैं कि O से लेके A के बीच ग्राफ रेखिक है, यानी रेखिक है मतलब सरल रेखा में है। और इस क्षेत्र में हुक के नियम का पालन होता है। हुक का नियम कहता है कि प्रतिबल समानुपाती विकृति होना चाहिए। और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जब अपन किसी तार पे कोई द्रव्यमान लटकाएं तो वहाँ पे द्रव्यमान लटकाने से क्या उत्पन्न होगा, प्रतिबल, और उससे क्या उत्पन्न होगा, विकृति। यदि अपन ने यहाँ पे 1 kg द्रव्यमान लटका रखा है, 1 kg को जैसे ही अपन हटाएंगे तो तार अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि तार में अभी प्रत्यास्थता का गुण है। तो अपन कह सकते हैं कि O से लेके A तक ये जो होता है उसका नाम होता है, यहाँ तक हुक के नियम का पालन होता है और समानुपाती होता है। तो बिंदु A का नाम होता है आपका समानुपाती सीमा। यही अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि A का नाम क्या होगा, समानुपाती सीमा। अब बात करते हैं A से B के बीच में प्रतिबल और विकृति समानुपाती नहीं है, तो इसलिए हुक का नियम पालन नहीं होता। लेकिन अपन B पे यदि भार हटा लें तो अपनी प्रारंभिक विमाओं में आ जाता है, यानी प्रत्यास्थ सीमा का पालन तो अब भी हो रहा है। इसलिए जो B का नाम है ना वो प्रत्यास्थ सीमा या प्राभव बिंदु कहलाता है। तो यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि B का नाम क्या होगा, कि A से B में भाई हुक के नियम का पालन तो नहीं हो रहा, लेकिन B पे अपन जब द्रव्यमान हटाएंगे तो तार अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें प्रत्यास्थता का गुण तो है, तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि B जो है वो प्रत्यास्थता का पालन करती है, इसीलिए B का नाम प्रत्यास्थ सीमा है या प्राभव बिंदु है। अब देखिए कह रहा है कि यदि भार इस में अपन क्या करते हैं कि भार को बढ़ा दिया जाए तो प्रतिबल में थोड़े से अंतर से विकृति तेजी से बढ़ती है। अब देखिए ग्राफ देखिए, आगे ज़्यादा जाना चालू हो गया, ऊपर कम जाता है, तो प्रतिबल ऊपर बढ़ने जाने से प्रतिबल बढ़ता है, आगे जाने से विकृति बढ़ती है। तो ग्राफ ऊपर कम जा रहा है तो प्रतिबल कम बढ़ रहा है, विकृति तो ज़्यादा बढ़ रही है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। आगे देखिए B और D के बीच के क्षेत्र में प्रारंभिक अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं करता। बात करते हैं C बिंदु पे अपन भार को हटा लें तो तार अपनी मूल अवस्था को प्राप्त न करके तार अपनी यहीं तक, यानी इतनी विकृति इसमें स्थायी रह जाती है, यानी लेस देन 1%, यानी धातु के तार में 1% से
कम के जो चेंजेस है, मान सकता हूँ कि 100 सेंटीमीटर का तार है तो अब कह सकते हैं कि 101 सेंटीमीटर का तार रह गया, यानी 1 सेंटीमीटर के विरूपण आ गए हैं इसमें। तो अपन कह रहे हैं कि इस स्थिति में प्रतिबल शून्य हो जाए तब भी विकृति शून्य नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे विकृति इतनी बनी है तो इसमें स्थायी विरूपण हो जाते हैं और बिंदु बी के बाद प्लास्टिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। और जो बिंदु डी है उसको तनन सामर्थ्य कहते हैं, क्योंकि डी बिंदु जो है ना वहाँ पे अपन कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रतिबल है तो अधिकतम प्रतिबल होता है, इसलिए इसको तनन सामर्थ्य कहते हैं। और इसके आगे अपन प्रतिबल को और बढ़ाएं तो बिंदु ई पे जाके तार टूट जाता है, तो इसलिए इसको विभंजन बिंदु कहते हैं। आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, कौन कौन से नाम याद रखने पड़ेंगे। ए का नाम है समानुपाती सीमा, बी का नाम है प्रत्यास्थ सीमा या पराभव बिंदु, बी के बाद में प्रत्यास्थता का गुण खत्म हो जाता है इसलिए इसको प्लास्टिक क्षेत्र कहते हैं। डी पे आप कह सकते हैं कि प्रतिबल अधिकतम हो गया तो इसलिए इसको तनन सामर्थ्य कहते हैं। और ये पे बिंदु टूट जाता है इसलिए इसको विभंजन बिंदु कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि प्लास्टिक क्षेत्र अधिक हो तो पदार्थ तन्य होगा और प्लास्टिक क्षेत्र कम हो तो पदार्थ भंगुर होगा। यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँ तो कह सकता हूँ कि कोई ग्राफ ऐसे है और उसमें जो ये प्लास्टिक क्षेत्र है वो इतना सही है और एक जो ग्राफ है इसी तरीके से एक और ग्राफ है और उसके अंदर अपन कह सकते हैं कि प्लास्टिक क्षेत्र ज़्यादा है। तो प्लास्टिक क्षेत्र जिसका ज़्यादा होगा उसमें पदार्थ ज़्यादा तन्य होगा और प्लास्टिक क्षेत्र जितना कम होगा वो पदार्थ उतना ही भंगुर होगा। और इसके बाद अपन अभी देख के आए थे, वो किसके लिए देख के आए थे, वो धातु के तार के लिए देख के आए, लेकिन अपन रबर के लिए या महाधमनी के लिए ऐसे ग्राफ बनाए। रबर के लिए ग्राफ बनाए तो प्रतिबल विकृति ग्राफ ऐसा होगा, इसमें कोई हुक के नियम का पालन नहीं होता। तो कुछ पदार्थों में प्रत्यास्थ क्षेत्र बहुत अधिक है फिर भी ये पदार्थ हुक के नियम का पालन नहीं करते। ऐसे पदार्थ कौन से होते हैं, प्रत्यास्थराक होते हैं, इलास्टोमर्स होते हैं। तो रबर के लिए अपन प्रतिबल विकृति ग्राफ पूछे तो ऐसे करके आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने क्या करा है कि जो मेन टॉपिक थे यानी पॉइंट्स थे उनका रिवीजन कर लिया। इसमें लास्ट अपन एक और देख लेते हैं, पॉइजन अनुपात। पॉइजन अनुपात कहता है कि प्रत्यास्थ सीमा में अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को पॉइजन अनुपात कहते हैं। देखिए कोई भी तार है, जैसे कोई भी तार यहाँ पे अपन बनाएं तो इस तार की लंबाई पहले कितनी है, L है। अब इस पे यहाँ पे बल आरोपित करते हैं, कैपिटल F बल लगाया तो इसकी वजह से इसकी लंबाई में क्या होगी, वृद्धि होगी, लेकिन इसके क्षेत्रफल यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में यानी तार की मोटाई में तो क्या होगी, कमी होगी। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं यहाँ पे ये डेल्टा L की वृद्धि हुई है तो ये बल के अनुदिश है इसलिए इसको अनुदैर्घ्य विकृति कहते हैं। और ये बल के लंबवत है इसके लिए अनुप्रस्थ विकृति कहते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अनुप्रस्थ विकृति बटा अनुदैर्घ्य विकृति। और यहाँ पे अपन कह सकते हैं पहले व्यास डी है तो अब इसका व्यास कितना हो गया, स्मॉल डी हो गया। तो जो व्यास में परिवर्तन आया है तो व्यास में परिवर्तन जितना मान लो डेल्टा डी का आ गया, कितना आ गया, डेल्टा डी का। तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिखना चाहूँ, सिग्मा। सिग्मा अपन इसका पॉइजन अनुपात को दर्शाते हैं तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे भी माइनस चिन्ह आएगा क्योंकि लंबाई में वृद्धि हो रही है तो व्यास में कमी हो रही है तो इसलिए इस माइनस आया। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि ऊपर क्या लिख सकते हैं, अनुप्रस्थ विकृति लिखें तो डेल्टा डी बटा डी लिख सकते हैं और नीचे अपन लिख सकते हैं डेल्टा एल बटा एल। तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। इसको अपन रहने देते हैं तो यहाँ पे सीधा ही लिख सकते हैं माइनस डेल्टा डी बटा डी बटा में डेल्टा एल बटा एल और डेल्टा डी बटा डी को डेल्टा आर बटा आर भी लिखा जा सकता है। सैद्धांतिक सीमा इसकी जो होती है यानी थ्योरेटिकल सीमा होती है सिग्मा की -1 से लेकर 0.5 तक होती है और प्रायोगिक सीमा होती है इसकी 0.2 से 0.4 होती है और सिग्मा एक विमाहीन और मात्रकहीन राशि है। तो इस तरीके से अपन ने क्या करा, ठोसों के यांत्रिक गुणों के जो फॉर्मूले थे, मेन कॉन्सेप्ट थे, उनका अच्छे से रिविजन करा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी भेजें जिससे उनको भी फायदा हो। धन्यवाद।